Okay, so we were doing the revision of Unit 1 and we were on this slide yesterday, right? And I Good think morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये हम दोनों पॉइंट कैटेगरी पे बात कर चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड नॉलेज। ठीक है, ये बात हो गई थी। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका जो बिजनेस ऑक्यूपेशन है वो उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे चार तरीके के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। सबसे पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, देखिए एंटरप्रेन्योर से पहले लगा है बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस की फील्ड में एंटरप्रेन्योर है। इसका मतलब है मेन जो काम है एंटरप्रेन्योर का, मेन जो वर्क है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। मीन्स वो ऑलरेडी बिजनेस फील्ड में है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही उसने वो व्यवसाय शुरू किया है। तो आज की डेट में आप देखते हैं कि बिजनेस की फील्ड में भी जो कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, नए तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ बिग बाजार, पेंटालून्स, रिलायंस टू यू पीपल दैट दे वर डूइंग द बिजनेस बट इन अ न्यू वे। ठीक है, आप बिग बाजार जाते हो, आप बिग बाजार में देखते हो जो बेचने का जो ढंग है, जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले का जो ढंग है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ रिटेलर शॉप, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस विच दे हैव क्रिएटेड। तो इसकी वजह से वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं। फिर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है, मेन इनका पर्पस है ट्रेड करना, व्यापार करना। ठीक है, तो ट्रेडर्स जो होते हैं बेसिकली वो ये देखते हैं कि किसी दूसरे देश में किस चीज को लोग पसंद कर रहे हैं, क्या चीज बिक रही है, उसको अपने देश में लाने की कोशिश करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो वो ट्रेडर्स हैं और वो भी चूंकि नई चीज लेकर आ रहे हैं देश में, इसीलिए वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये शूज मैन्युफैक्चरिंग की पूरी एक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आप किसी इंडस्ट्री की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरतें हैं उसके अनुसार आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर में जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और एग्रीकल्चरल में जो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आप उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। फिर है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज रन करते हैं एक ही साथ बड़े एंटरप्रेन्योर्स। कॉर्पोरेट जनरली नाम सिग्निफाई करता है कि जनरली दे डील विद द एमएनसीज, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इनटू डिफरेंट अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। अनरिलेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाज, बजाज कंपनी आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स में भी है, बजाज कंपनी थ्री व्हीलर्स में है, टू व्हीलर्स में है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बजाज फाइनेंस में है, बजाज एफएमसीजी में है, और सारी इंडस्ट्रीज अपने से अलग है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो वो एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सिंपल हम बेस करके तीन तरीके के एंटरप्रेन्योर बांट सकते हैं। एक वो है जो टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। दूसरे वो जिन्हें टेक्नोलॉजी की कम समझ है, वो कहलाते हैं नॉन टेक्निकल। एक है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो एंटरप्रेन्योर है जो अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी रखता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको मुझे यूटिलाइज करना है या नहीं करना है, वो प्रोफेशनल वे में सोचता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा है कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो है जो प्रोफेशनली किसी बिजनेस को अच्छे से रन करके बेच देते हैं, मतलब सेल आउट कर देते हैं और किसी दूसरे बिजनेस पर लग जाते हैं, तो वो भी प्रोफेशनल कहला सकते हैं। उनका जो मेन एम है वो है
बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना, बिकॉज दे हैव एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन इन डूइंग सो। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनर कौन है बिजनेस का, उसके बेस पे 4 तरीके के हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर। एक है प्राइवेट, तो जितने भी सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो प्राइवेटली बिजनेस को कर रहे हैं, अपने दम पर बिजनेस को कर रहे हैं, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। वैसे भी जिस भी कंपनी में आप लिखा देखते हो ना, जैसे अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है। जैसे रिलायंस प्राइवेट है, ठीक है, बहुत सी जगहों पे टाटा प्राइवेट है, ठीक है, ऐसी बहुत सी जो कंपनीज हैं दे रन प्राइवेटली, आइडिया, वोडाफोन, दे ऑल आर प्राइवेट, तो इनको हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहेंगे। पब्लिक, जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे वेंचर हैं जो गवर्नमेंट की देखरेख में है, गवर्नमेंट का इसमें मेजर स्टेक है, ठीक है, मेजोरिटी में पोर्शन है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर। फिर है ज्वाइंट, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ज्वाइंट वे में इन्वॉल्व है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इन्वॉल्व करके चलती है। गवर्नमेंट को मालूम है कि मैनेज वो नहीं कर पाएंगे, बट फंड रेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्शन, यू नो, जो पुल वगैरह बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स, ठीक है, ये सब ज्वाइंट में कराए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और जो गवर्नमेंट है वो इनिशियली या तो पैसा लगाती है या लगवाती है, ठीक है, और फिर उसको बाद में टोल टैक्स वगैरह लेकर वो पार्टीज लेती रहती हैं। तो इसमें ज्वाइंट रहता है, मतलब दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं पार्टीज, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। दिल्ली मेट्रो जो चल रही है, मेट्रो इज ऑल्सो अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव, इसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वो है जो स्वेच्छा से स्टार्ट होती हैं संस्थाएं, मतलब ना तो ये गवर्नमेंट है, ना ये प्राइवेट है, ना ही इन ये बैंक से कोई लोन लेते हैं। कोऑपरेटिव्स, बेसिकली कोऑपरेटिव अपने दम पर चलने वाली संस्थाएं, जहां पर जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, अपनी एक ही फील्ड के, वो आपस में क्लब होके, आपस में जुड़कर एक बड़ी संस्था क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो बड़ी संस्था ही कहलाती है कोऑपरेटिव। वहां पर वही लोग जो उसके मेंबर्स हैं वो उस संस्था को चला रहे होते हैं, वही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे सब 1-1 रुपया डालेंगे अगर, तो 1000 लोग हैं तो 1000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी कोऑपरेटिव में मान लीजिए 1000 लोग जुड़े हैं, 1000 छोटे बिजनेसमैन जुड़े हैं और सब 10-10 हजार रुपये डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो फंड है वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो ये कोऑपरेटिव का फंडा है। कोऑपरेटिव में आप कभी भी जुड़ सकते हैं, कभी भी जब आपका मन है कि आप उस बिजनेस से अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? यस सर। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स का। इसके बाद थ्योरीज हैं। थ्योरीज भी मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अलग अलग लोगों ने, फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब की है अलग अलग जगहों पर, ठीक है, तो वो थ्योरीज बन गई। कुछ एक थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कवर की गई है। सबसे पहली थ्योरी है रिस्क बेयरिंग थ्योरी। ये थ्योरी नाइट ने दी थी, रिस्क बेयरिंग, और जैसा कि नाम बता रहा है कि थ्योरी में कहा गया है कि एंटरप्रेन्योर वो है जो ज्यादा रिस्क लेता है, ठीक है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की वो अनसर्टेन होती है, मतलब आप कितना कमाएंगे किस महीने ये नहीं बता सकते, ठीक है, और जो भी कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न होकर आएगा वही आपका रिवार्ड है, वही आपका इंसेंटिव है, वही आपका कमीशन है, ठीक है। तो उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये रिस्क बेयरिंग थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी ऑफ शुम्पीटर। ये थ्योरी दी है शुम्पीटर ने। इन्होंने थोड़ा सा अलग बताया, बोले रिस्क तो कोई भी ले रहा है, लेकिन जो नया कर रहा है, जो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, वो एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे देशों में सर्वे करके देखा गया है कि बड़े बड़े देशों में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो इनोवेटिव हैं, वो उस इकोनॉमी की धुरी है, यानी कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो उन एंटरप्रेन्योर्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है।
और वो इनोवेटिंग जायंट है, मतलब जो भी वो चीज इनोवेट करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है वो ओनर नहीं है बल्कि लीडर है बिजनेस का, तो ओनरशिप से ज्यादा वहां पर लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कहा डायनामिक डिसइक्विलिब्रियम लाने के लिए जिम्मेदार है। डायनामिक डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में, मतलब ये एंटरप्रेन्योर जब कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ नया मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वहां पर हलचल हलचल पैदा होती है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्या नया आया है, तो वो मूव करते हैं उसको देखने के लिए, उसको खरीदने के लिए। ठीक है, ये एक इन्होंने बात कही। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, ये भी कहा इन्होंने कि अगर आप इनोवेशन पे फोकस करें तो आप कस्टमर या कंज्यूमर के डर को, कि हम उसको कहते हैं कि साहब वो बहुत पावरफुल है कंज्यूमर और हमें उसकी नीड का ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप इस चीज को कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? क्योंकि जब आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आओगे तो आप कंज्यूमर की सोवरेनिटी को, कि वो सुपीरियर है, उसको आप कम कर सकते हो। क्योंकि उसको भी नहीं मालूम होगा कि आपने क्या लॉन्च किया है, तो वो आपसे पूछेगा उल्टा कि भाई इस प्रोडक्ट में नया क्या है। बजाय इसके कि आप उससे पूछें कि हम कैसा प्रोडक्ट बनाएं, वो आपसे पूछे कि इस प्रोडक्ट में नया क्या है। दैट इज अ मच बेटर पोजीशन सिचुएशन, ये इन्होंने कहा शुम्पीटर ने। फिर आती है लेवेंस्टीन की एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। इन्होंने एक्स एफिशिएंसी पे जोर दिया। ठीक है, एक्स एफिशिएंसी का मतलब है, एक्स फैक्टर भी कहा है इन्होंने, कि अगर आप किसी रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो जो घाटा हो रहा है, ठीक है, उसको एक्स फैक्टर का नाम दिया है। तो इन्होंने ये कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जैसे मैन, मटेरियल, ठीक है, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप ज्यादा आउटपुट ला रहे हैं, और एक बड़ी फर्म है जो ज्यादा इनपुट इस्तेमाल करके, ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करके कम आउटपुट ला रही है, तो वो बेकार है। ठीक है, क्योंकि आप कम इनपुट यूज कीजिए, आउटपुट ज्यादा आना चाहिए, ये इन्होंने कहा। इन्होंने साथ ये भी कहा कि एंटरप्रेन्योर का कंटिन्यूअसली काम है मार्केट में गैप्स को आइडेंटिफाई करना। गैप्स का मतलब वो नीड जो अभी फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली उन नीड्स को देखते रहना है जो फुलफिल नहीं हुई है, और प्रोडक्ट बनाते रहना है। इनपुट कंप्लीटर का मतलब वही है कि वो गैप ढूंढो, उसके लिए क्या इनपुट चाहिए वो कंप्लीट करो। ठीक है, और वो आपको ही करना है। फिर बात आई ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी कहती है सिंपल ट्रेड पे फोकस करके चलिए। ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे ट्रेड्स की आवश्यकता होती है। ये हमने कल ही रिवाइज करें कि एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, सारे ट्रेड्स वही है। उसके अलावा 3 चीजें और अलग से इसमें लिखी है। नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली उसको कुछ ना कुछ अचीव करने की ललक होनी चाहिए। जिंदगी में मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, ये सोच होनी चाहिए। उसका जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो इंटरनल होना चाहिए, मतलब वो अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। बाहर की परिस्थितियों में वो डरे ना, बल्कि बाहर की परिस्थितियों को वो अपने हिसाब से चेंज करने की हिम्मत रखे। फिर टॉलरेंस एम्बिग्यूटी, मतलब उसकी जो सहने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को घाटा भी सहना पड़ सकता है, कस्टमर की ना को भी सहना पड़ सकता है, विद्रोह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टॉलरेंस एम्बिग्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स का जिक्र किया गया। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी में कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो अगर अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। जैसे पहले है इलास्टिसिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बैंक लोन दे रहा है, लोन देने में बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, कि पेपर वर्क बहुत सारा है, भाई कोई भी पेपर कम है तो लोन नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कहा गया। सेकंड इज फ्लो ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बैंक लोन कैसे देंगे? जब उनके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट होंगे, वही पैसा देंगे आपको।
और इन्वेस्टमेंट भी सेविंग अकाउंट वाला नहीं, जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। जनरली जब आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो बैंक में वो आप 5 साल 10 साल के लिए पैसा रखते हैं, वो पैसा बैंक यूटिलाइज करता है आगे लोन देने के लिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए उस देश में। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, अगर पैसा दे भी रहे बैंक तो उस पर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तभी लोन लेगा जब इंटरेस्ट रेट साल भर में वो देख लेगा कि किस समय सबसे कम है, उस समय लोन लेगा। फिर है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ये वही बात है कि लोनेबल फंड्स की मतलब कि जितना पर्याप्त मात्रा में आपको फंड चाहिए वो बैंक आपको दे सके। जरूरत है आपको 10 लाख की, बैंक कह रहा है कि मैं 5 लाख दे पाऊंगा, तो भी काम नहीं चलेगा। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी मार्केट, बेसिकली जहां पर सबसे ज्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड नहीं होगी तो भी एंटरप्रेन्योर नहीं आएंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शनल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी आपको लेबर चाहिए, जो भी यूटिलिटी चाहिए, वो आसानी से मिलने वाली होनी चाहिए। अगर वो वहां पर नहीं होगी तो भी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, किसी भी देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है, ये फेवरेबल होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन के फायदे की बात करें, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी जब बनेंगी तभी बिजनेस ग्रो करेगा, एंटरप्रेन्योर ग्रो करेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक थ्योरी है। फिर आती है हेजेंस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये थ्योरी थोड़ी अलग सी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हेजन ने जापान के ऊपर अपनी रिसर्च की थी, पीएचडी की थी, और उन्होंने कुछ आउटकम निकाले। उन्होंने कहा कि भाई जापान में एक ग्रुप है समुराय, जिस पे उन्होंने रिसर्च करी। तो उन्होंने देखा कि कुछ साल पहले समुराय अच्छी स्थिति में नहीं थे, और वैसे भी गिने चुने रह गए थे जापान में समुराय ग्रुप कम्युनिटी। तो इन्होंने पाया कि जब किसी समाज से किसी ग्रुप को हटाया जाता है तो वो 4 तरीके से आउटकम अपना लेता है, आउटकम दिखाता है। वो 4 तरीके नाम दिए इन्होंने, रिटियटिस्ट, रिचुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, इनोवेटर। इन्होंने कहा रिटियटिस्ट कौन है, कि जब आप उन्हें किसी चीज के लिए मना करेंगे, वो आपकी बात को अनसुना करेंगे और लगातार वही काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नाम दिया गया रिटियटिस्ट। दूसरी तरफ थे रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट वो कि जिन्हें किसी काम के लिए मना किया जाएगा तो वो आपकी बात को सुनेंगे और वो काम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिचुअल्स को फॉलो करने वाले हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया रिचुअलिस्ट, ठीक है। आपसे कहा गया कि भाई ये समाज में नहीं होना है तो वो मान जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे, तो रिचुअलिस्ट है। फिर आते हैं रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट आपसे आर्ग्यू करेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, दुनिया में तो हो रहा है तो हम भी करेंगे, ठीक है। तो ये रिफॉर्मिस्ट कहलाए। रिफॉर्म लाना, वो बदलना चाहते हैं, समाज की धारणा को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज अभी तक नहीं हो रही है जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी नहीं होगी, तो वो रिफॉर्मिस्ट कहलाए। फिर एक और है इनोवेटर। इनोवेटर वो है जो कहीं नहीं हो रहा पूरी दुनिया में, उसकी बात करते हैं। जो चीज हो रही है लेकिन आपके यहाँ नहीं हो रही है वो तो रिफॉर्मिस्ट है, और जो कहीं नहीं हो रही है पूरी दुनिया में वो इनोवेटर्स है। तो वो हमेशा ऐसी बात करेंगे जो नया सोचेंगे, नया कुछ लेकर आएंगे और वो लाने की समाज में कोशिश करेंगे, तो वो इनोवेटर कहलाए, ठीक है। तो ये हिजेंस की थ्योरी है। फिर आता है मैक्स वेबरन थ्योरी। मैक्स वेबर ने थ्योरी दी थी, बहुत छोटी थ्योरी है, 3 इन्होंने स्टेप बताए। इन्होंने बेसिकली इथिकल वैल्यूज पे फोकस किया। इन्होंने ये कहा किसी भी बिजनेस की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो आप क्या इथिक्स फॉलो कर रहे हैं, आप किन इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि पहली बात तो इथिकल वैल्यूज बहुत सारी है, आप किस पे फोकस करके चलेंगे, सब पे तो फोकस करके नहीं चल सकते। एथिकल वैल्यू बिजनेस के सराउंडिंग क्या है, कि आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दें, कस्टमर को चीट ना करें, भ्रमित ना करें, बेवकूफ ना बनाएं, गवर्नमेंट को चीट ना करें, टैक्स और बैलेंस शीट की सही फिगर गवर्नमेंट तक पहुंचे, टैक्स सही से जमा हो। शेयर होल्डर्स को आप चीट ना करिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स वो हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, उन्हें उनका इंटरेस्ट समय से मिलना चाहिए, ठीक है। समाज का भी भला हो, नेचुरल एनवायरनमेंट को आप नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है।
तो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे अगर कोई वेस्ट निकल रहा है तो वो प्रॉपर्ली डिस्पोज हो। तो ऐसी तमाम इथिकल वैल्यूज हैं। बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी इथिकल वैल्यूज पे फोकस करके चल पाते हैं। वरना क्या करिए कि किसी एक या दो वैल्यूज पे फोकस करके चलिए। आपने मान लीजिए सोच लिया कि भाई हम कस्टमर के बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारी कंपनी जो भी उत्पाद बनाएगी उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेगी। बस ये सोच लिया आपने, तो आप पाएंगे कि आप कुछ सालों में, आफ्टर सम इयर्स, यू विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, आप उस मार्केट में अच्छी एक पोजीशन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक धारणा बना के चलिए, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलें कि हम कस्टमर को चीट नहीं करेंगे, हमेशा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेंगे। इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने एथिकल वैल्यूज पे बात कही है मैक्स वेबर ने। क्लियर? इसके बाद बात आ रही थी प्रॉब्लम्स फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अभी इतनी सारी हमने बातें की हैं कि क्वालिटीज होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पे बात हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट की बात हो गई, थ्योरीज में बात कर ली कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। इसको कह सकते हैं हम पुरानी मानसिकता, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद भी एक वर्ड है, हिंदी में हम कहते हैं रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि जो पुराने लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने समय से कर रहे हैं, वो बेसिकली बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उन्हें लगता है वो सही तरीका है, और उसमें कोई भी बदलाव अगर करेंगे तो बिजनेस को घाटा होगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, इसको बदलना होगा। बिजनेस के हमें नए प्लेटफॉर्म सीखने होंगे। सिचुएशन के अनुसार बिजनेस में चेंज भी जरूरी है, और चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली यही कहा गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पुराने बिजनेस हाउसेज हैं वो उसी तरीके से बिजनेस करे पड़े हैं जो उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने करा है, वही उन्होंने सीखा, और यंग जनरेशन भी उसी तरीके से आगे बढ़ा रही है। बहुत कम है जो उसमें कुछ इनोवेट कर रहे हैं या उसको कुछ मॉडर्नाइज तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी बेसिकली यही कहती है कि एक ये प्रॉब्लम है, हमें ट्रेडिशनल वे को, ट्रेडिशनल थिंकिंग को, आइडियोलॉजी को चेंज करना है। फिर बात आती है सोशल सिस्टम। अगर आप पुरानी सोच से बाहर निकलें, मान लीजिए आपकी सोच नई है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि नई सोच को फिर समाज हमारा फेवर नहीं करता। नई सोच को हमारा जो समाज है वो फेवर नहीं करता, उसको अपोज करता है। अभी आपको जो हेजेंस की थ्योरी बताई थी वो भी यही थी। ठीक है, कि अगर आप रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे तो समाज के लोग ही आपको सप्रेस करेंगे, आपको डाउन करेंगे, बैठाने की कोशिश करेंगे कि चुप होके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सोशल सिस्टम भी बदलना चाहिए, सोसाइटी का एनवायरनमेंट, सोसाइटी की सोच बदलनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी समय रहते एक हो जानी चाहिए कि जैसे जैसे इंसान की सोच बदल रही है, पूरे समाज की सोच भी बदलना जरूरी है। अगर 100 लोगों में से 90 की सोच नई है और 10 की भी पुरानी है, तो भी आप यू नो जो एक इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं समाज का, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 10 लोग फिर खराब करेंगे सिचुएशन को, पूरी कोशिश करेंगे कि समाज ना बदले। तो जब तक एक भी रहता है ऐसा कि इसकी सोच में कमी है, सोच खराब है, समाज बदल नहीं सकता, सोशल सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। फिर बात आ रही है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। लोगों के अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज नहीं है, जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, बचपन से ही आप देखते हैं, किसी बच्चे से पूछेंगे आप अगर कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, वो कुछ ना कुछ बताएगा कि वो आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं टीचर बनूंगा। ठीक है, लाइक दिस। नो वन सेज दिस कि आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, वेरी फ्यू। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की कमी है। यंग जनरेशन है वो भी अपना पढ़ाई करती जा रही है और नौकरी ढूंढ रही है, सरकार के भरोसे है कि सरकार कब
नौकरियां निकालेगी और उसको नौकरी मिलेगी। अरे भाई, अपना खुद का रोजगार आप शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की आप नौकरी शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। गवर्नमेंट ने कहा भी था चाट पकौड़े का पकौड़े तलने का बिजनेस शुरू कर लीजिए, तो उस पर हाहाकार मचा था, याद होगा आपको कि भाई अगर नौकरियां नहीं है तो आप पकौड़े तलिए, अपना खुद का रोजगार लाइए, है ना। तो यंग जनरेशन हमारी उस पर विद्रोह कर दिया कि हम पकौड़े तलेंगे, हम एमए करके बैठे हैं, एमकॉम करके बैठे हैं, हम ये काम करेंगे। खाली तो बैठ सकते हैं मगर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉल्ट है कहीं ना कहीं, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की कमी है। फिर आता है एजुकेशन सिस्टम। टू सम एक्सटेंट the education system which is currently being followed in India is faulty. ठीक है, we still do not focus on those programs जो आपको आपके पैरों पर खड़ा करें, आपको नौकरी दिलाएं। जैसे विदेशों में आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो फोकस किस पे है? टेक्निकल नॉलेज पे, कंप्यूटर की नॉलेज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पर, ठीक है। ऐसी चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं क्योंकि भविष्य उन्हीं का ही है। हम क्या सीख रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप किसी से पूछिए, हाँ बेटा क्या पढ़े हो? अर्थशास्त्र से एमए किया है। आपने क्या किया है साहब? भूगोल से एमए कर लिया है। अच्छा, आपने एमकॉम कर लिया है, बीए कर लिया है साहब, इंग्लिश से हिंदी से, क्या करोगे उसके बाद? इंग्लिश हिंदी से कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? भूगोल पढ़ के आप कौन सा एंटरप्रेन्योर बनते हैं बताइए, ठीक है। तो ये पढ़ाई का जरिया है, ये पढ़ाई का हमारे यहाँ सिस्टम ये है। गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही इसको बदलना, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। बरेली कॉलेज में जो चले आ रहे हैं कोर्सेज, आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों से वही चले आ रहे हैं। आज भी आप एमए इतिहास से कर रहे हैं, भूगोल से कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, और एक दो नहीं, 50,000 बच्चा बरेली कॉलेज से हर साल पास हो रहा है। 50,000 बच्चा हर साल, सिर्फ बरेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जा कहाँ रहा है? उसको जॉब ही नहीं है। जॉब कैसे लगेगी? जॉब वाला आपने कोई कोर्स ही नहीं किया, कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। ये कमी, विदेशों में ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ाई थोपी जाती है, बच्चा मैथ नहीं चला पा रहा, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती पढ़नी है उसे 8th तक, या हाई स्कूल में ले लिए तो पढ़नी है सब्जेक्ट के साथ में, कि नहीं साहब साइंस लिया है तो मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नहीं चल रही उससे, नहीं समझ में आ रही। विदेशों में नहीं है ऐसा, कोई भी सब्जेक्ट आप पर थोपा नहीं जाता। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको मन है आर्ट्स में जाने का, आप आर्ट्स में जाइए, टेक्निकल आपको जाना है टेक्निकल जाइए, मैनेजमेंट की एजुकेशन चाहिए वो आप पढ़िए। तो बेसिकली वो इस हिसाब से है, समझ रहे हैं। जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई शुरू से कराई जाती है, अमेरिका में मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू से ही कराई जाती है। तो ये वहाँ के करिकुलम का पार्ट है। ये एक फॉल्टी सिस्टम। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है। अब एंटरप्रेन्योर आ तो जाएं बिजनेस लगाने के लिए, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जैसे रोड्स होनी चाहिए भाई, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी हो वहां तक, ये एंटरप्रेन्योर थोड़ी कराएगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो वही चीजें नहीं है। बहुत से ऐसे गांव दूर दराज के हैं जहाँ प्रॉपर रोड्स ही नहीं पड़ी हैं अभी, वहाँ स्टेशन नहीं है रेलवेज, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं चल सकते, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है इंडिया में, अभी भी हम बहुत एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी उन्नत देशों से, विकसित देशों से हम बहुत पीछे हैं। अभी भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम विदेशों से आयात करते हैं, मंगाते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकली हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। फिर आ रहा है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। मोटिवेशन बेसिकली गवर्नमेंट की साइड से कि आप गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करे एज एन एंटरप्रेन्योर, ट्रेन करे, ठीक है, तो आपका विकास होगा। गवर्नमेंट भी आज की डेट में फोकस करके चल रही है, लेकिन उस हिसाब से इफेक्टिवनेस उसमें नहीं आ रही है, या यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे अभी। रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनोवेशन एंड चेंजेस, ठीक है, रिसर्च पे कम ध्यान दिया जाता है, इनोवेशंस पे कम ध्यान दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योर्स प्रभावित हैं।
उस हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। होना ही चाहिए कि किसी भी फील्ड में आपको रिसर्च बेस्ड बिजनेस करने चाहिए, यानी कि आप पहले तो रिसर्च कीजिए, फिर रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आप बिजनेस कीजिए, ये होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। फिर है मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। अक्सर किसी भी मार्केट में जो बड़ी कंपनीज हैं जो पहले से वहां बैठी हुई हैं, वो नहीं चाहती कि कोई और वहां पर एंट्री करे, ठीक है, कोई और बिजनेस वहां पर मतलब कोई और जिसे कहते हैं ना, कोई छोटी बड़ी कंपनी वहां पे एंट्री ले, ठीक है, तो वो ये कंपनीज नहीं चाहती। और जैसा अगर कोई एंट्री करता भी है तो वो मार्केट को खराब करने की कोशिश करती हैं, अपने दाम गिरा देंगे या कोई और बात करके वो मार्केट को खत्म करके आपके लिए खत्म कर देंगे और अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा के मार्केट पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज का पार्ट है, ठीक है, ये भी एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट। असाइनमेंट आपको मिल ही चुका था। कॉपीज के लिए कल रितेश सर से बात हुई थी मेरी, तो जल्दी ही आपको 15 तारीख तक कह रहे थे असाइनमेंट कॉपी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब आप कॉपीज ले लीजिए वहां से तो ये असाइनमेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी को अब कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो? हेलो? नो सर, नो सर। आ गया? यस सर। ओके, ओके देन ठीक है। फिर कमिंग वीक से आपका टाइम टेबल बदल रहा है। होप के रितेश सर आपको बता देंगे, शायद मंडे से चेंज होगा कुछ टाइम टेबल में, ठीक है। तो जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा। और CSBM की क्लास का भी टाइम शायद चेंज है, तो वो टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार अब कमिंग वीक से सेकेंड यूनिट पे हम बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ठीक है, फिर आज के लिए बाइंड अप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।